अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर शेख और आज हम अपने डिनर के एमसीक्यूज को खत्म करेंगे। एंड वो कल हम तक हमने 55 एमसीक्यूज किए थे ना, हम आज क्वेश्चन 56 से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 56। acute renal failure will not result in। acute renal failure में ऐसे क्या चीज है जो नहीं होती, ठीक है। सबसे पहले लिखा हुआ इसने मेटाबॉलिक एसिडोसिस। वी ऑल नो दैट acute renal failure can lead to metabolic acidosis. It also results in hypocalcemia. It also results in hyperphosphatemia. One thing इसमें जो नहीं होती होती हाइपर पैराथायरॉयडिज्म। हाइपर पैराथायरॉयडिज्म जो कि होती है सीकेडी के अंदर, जो कि स्पेसिफिकली सीकेडी में होती है, इसमें नहीं होती, इसलिए आंसर बना इसका डेल्टा। इसमें हाइपरथायरॉयडिज्म इसका आंसर है कि वो सीकेडी में होती, इसमें नहीं होती, इसका आंसर है डेल्टा। Moving on to question number 57. A 28-year-old male was prescribed nicotinic acid for his hypercholesterolemia. He noticed yellow discoloration of sclera after a few days. Laboratory investigation showed hemoglobin 11, serum bilirubin 3.0, direct bilirubin 0.8, and ALT 35. The most likely cause of this jaundice is। इसको करेक्ट करने से पहले आप देखें कि इसके अंदर टोटल बिलिरूबिन जो है, वो हमारे पास 3 है और डायरेक्ट कितना है हमारे पास 0 इसका मतलब कि इनडायरेक्ट कितना हमारे पास हुआ, इनडायरेक्ट हमारे पास हुआ 2.2। अब इनडायरेक्ट डायरेक्ट जो है वो है कॉन्जुगेटेड, इनडायरेक्ट जो है वो है अनकॉन्जुगेटेड। अब ऐसी कौन सी ऑप्शन जिसमें जो है वो अनकॉन्जुगेटेड बिलिरूबिन बढ़ता है? एक तो है वो गिलबर्ट सिंड्रोम, एक है हिमोलिसिस। एक क्या है गिलबर्ट सिंड्रोम, एक क्या है हमारे पास हिमोलिसिस। क्योंकि इसकी हीमोग्लोबिन जो है वो नॉर्मल है, 11 हीमोग्लोबिन जो है तकरीबन नॉर्मल है, इसका मतलब इस पेशेंट में कोई हिमोलिसिस नहीं हो रही। प्लस हाइपेटाइटिस भी को लोग सोच रहे होंगे हाइपेटाइटिस भी हो सकता है, लेकिन आप देखेंगे पेशेंट के जो एएलटी है वो 35 है, वो भी है नॉर्मल, तो हाइपेटाइटिस भी गया, हीमोग्लोबिन नॉर्मल, तो हिमोलिसिस भी गई। जॉनसन सिंड्रोम में कॉन्जुगेटिव बिलिरूबिन बनती है, तो जॉनसन सिंड्रोम में गया। इसका आंसर बना हमारे पास गिलबर्ट सिंड्रोम। गिलबर्ट सिंड्रोम ये है कि इसमें हमारे पास गिलबर्ट सिंड्रोम क्या था, हमारे पास ग्लूको ग्लूको ट्रांस हमारे पास जो एंजाइम है यूडीपी ग्लूकोनो ट्रांसफरेज जो एंजाइम है हमारे पास, वो कम होता है, उसकी एक्टिविटी क्या होती है, कम। अब जब हमारे पास बॉडी पे किसी भी किस्म का स्ट्रेस आता है, किसी भी किस्म का स्ट्रेस आए, वो है फीवर की शक्ल में, वो है इन्फेक्शन की शक्ल में, वो है इन्फ्लेमेशन की शक्ल में, वो है सर्जरी की शक्ल में, वो है प्रेगनेंसी की शक्ल में, कोई भी बॉडी पे स्ट्रेस आए, वो है फीवर की शक्ल में, वो है इन्फेक्शन की शक्ल में, वो है इन्फ्लेमेशन की शक्ल में, वो है सर्जरी की शक्ल में, वो है प्रेगनेंसी की शक्ल में। तो जो हमारे पास स्ट्रेस जो भी किस्म का है, तो इसकी जो एक्टिविटी है वो कोऑपरेटिव कार्पेज स्ट्रेस के साथ, जिसकी वजह से हमारे पास जो अनकॉन्जुगेटेड बिलिरूबिन है, वो बॉडी में भर जाता है, अनकॉन्जुगेटेड बिलिरूबिन ड्यू टू स्ट्रेस, जिसकी वजह से हमारा माइल्ड जॉन्डिस होता है, और इस जॉन्डिस को हम कहते हैं, इस कंडीशन को हम कहते हैं गिलबर्ट सिंड्रोम। इसको हम कहते हैं गिलबर्ट सिंड्रोम। आंसर इज चार्ली। नाउ मूविंग क्वेश्चन नंबर 58। क्वेश्चन 58 के अंदर a 40-year-old lady had hysterectomy with chronic pelvic inflammatory disease. On second post-operative day, she has right-sided severe groin pain, fever with nausea and vomiting, and oliguria. Blood urine nitrogen 96 and creatinine 3.8. What is the most probable reason for acute renal failure in her? मैंने कल भी बताया था कि गायनेकोलॉजिकल प्रोसीजर्स में अगर किडनी क्लॉइन पेन स्टार्ट हो, यूनिलैटरल लॉइन पेन प्लस किडनी फेलियर स्टार्ट हो जाए, प्लस माइनस किडनी फेलियर स्टार्ट हो जाए, आपका जो डायग्नोसिस बनना चाहिए और ओलिगोयूरिया स्टार्ट हो जाए, यूनिलैटरल लॉइन पेन, ओलिगोयूरिया प्लस माइनस किडनी फेलियर स्टार्ट हो जाए पेशेंट को, आपने जाना है यूरेट्रल इंजरी के ऊपर। किस पे जाना है? यूरेट्रल
इंजरी के ऊपर। ये हमने कल भी इसको डिस्कस किया था। गायनेकोलॉजिकल कोई प्रोसीजर हो, यूनिलैटरल लॉइन पेन हो, ओलिगोयूरिया हो या रीनल फेलियर हो, आपका जो डायग्नोसिस बनना चाहिए यूरेट्रल इंजरी, तो आंसर विल बी डेल्टा। क्वेश्चन नंबर 59। A 33-year-old male, non-diabetic, had severe diarrhea and urinary tract infection since 3 days. His serum was found to be too low. The most likely cause for hypokalemia is डायरिया। डायरिया में क्या होता है, हमारे पास क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइट लॉस। इलेक्ट्रोलाइट लॉस, इस इलेक्ट्रोलाइट में कौन कौन से होते हैं हमारे पास, सोडियम प्लस पोटाशियम। तो पोटाशियम कमी की डायरिया की वजह से पोटाशियम कम हो जाएगा, उस पोटाशियम की कीमत करता है हाइपोकैलेमिया, सो आंसर विल बी डायरिया। क्वेश्चन नंबर 60। A 4-year-old boy has presented to the body with complaints of increased frequency of maturation and increased appetite for the past 2 months. On examination, he is found to be thin and emaciated. The most appropriate investigation at this would be. So you can see a 4-year-old boy, increased frequency of maturation, क्या हुआ जी, polyuria, increased appetite, polyphagia, is found to thin and emaciated. The most investigation at this time will be. So you can see the patient is have polyuria, polyphagia and weight loss. वेट लॉस जब भी आके यंग पेशेंट के अंदर, यंग पेशेंट, ठीक है, पेशेंट को हो हमारे पास पोलियूरिया और पॉलीफेगिया, पॉलीयूरिया, मैं यार युवा को यूज करता हूँ, पॉलीफेगिया, polyuria and weight loss। जब पेशेंट को पॉलीफेगिया हो, पॉलीयूरिया हो और वेट लॉस की हिस्ट्री हो, पेशेंट की एज जो है वो यंग एज से कम हो, यंग एज हो पेशेंट की, तो आपका डायग्नोसिस बनना चाहिए टाइप 1 डायबिटीज मेलिटस। टाइप 1 डायबिटीज मेलिटस, टाइप 1 डायबिटीज मेलिटस। अब टाइप डायबिटीज मेलिटस को डायग्नोस करने के लिए हम कराते हैं ब्लड शुगर। क्या करवाते हैं, ब्लड शुगर, तो आंसर विल बी बीटा। Question number 61. A 70-year-old woman that is pregnant with fifth pregnancy, menopausal, that have five child with menopausal of 20 years, complains of urinary incontinence off and on with urgency and urge incontinence. She's most likely has इस क्वेश्चन में जो है वो गलती है, this question has mistake, so kindly omit this question. This question has mistake. Question number 61 has mistakes. Kindly omit this question. Question number 61 has mistake. Kindly omit this question. Moving on to question number 62. A 35-year-old hypertensive male presenting with a history of gross hematuria after 2 days of respiratory tract infection. What is the most probable diagnosis? दो आपके पास ऐसे नेफ्रिटिक सिंड्रोम है, दो ऐसे नेफ्रिटिक सिंड्रोम है जो कि आपके पास होते हैं इन्फेक्शन के बाद, मोस्ट कैरेक्टरिस्टिकली अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन, ठीक है। दो कौन कौन से है, पहला हमारे पास है PSGN पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल फ्लाइट, दूसरा हमारे पास है एल्पॉर्ट सिंड्रोम, दूसरा हमारे पास है एल्पॉर्ट सिंड्रोम कह रहा हूं, IG नेफ्रोपैथी।
दैट्स माय मिस्टेक। आईजीए नेफ्रोपैथी, आईजीए नेफ्रोपैथी, दो हमारे पास ऐसे केसेस हैं जो कि इन्फेक्शन के बाद होते हैं। नंबर 1 हमारे पास आता है पीएसजी है, नंबर 2 आता है आईजीए नेफ्रोपैथी। सो अब ये है कि आप दोनों में फर्क कैसे करना है। दोनों फर्क इस तरह करना है कि इसमें आपके अंदर फेशियल एडिमा, कोला कलर यूरन, फेशियल पफिनेस, यंग एज वगैरह इस पेशेंट में आपको मिलेगी। इस पेशेंट में आपको फेशियल एडिमा, कोला कलर रीजन, फेशियल पफर, यंग एज मिलेगी और ये होती है आईजीजी की वजह से, आईजीजी की वजह से। और जो आईजी नेफ्रोपैथी है वो बेसिकली होती है, उसको हम कहते हैं कि बर्जर डिजीज भी कहते हैं, बर्जर्स डिजीज भी कहते हैं। और ये किडनी मैनिफेस्टेशन है, किडनी मैनिफेस्टेशन है किसकी, आईजीए वस्कुलाइटिस की, आईजीए वस्कुलाइटिस की। तो इसमें आपके पास वस्कुलाइटिस के सिम्टम्स भी आ सकते हैं और इसमें जो आना है हमारे पास आना है हिमाचूरिया, रेड कलर यूरिन। इसमें आना है आपके पास कोला कलर यूरिन, इसमें आपके पास आना है रेड यूरिन, प्योरली रेड यूरिन, रेड कलर यूरिन। रेड कलर जैसे ये है कि ऐसे कोला कोका कोला नहीं होती, इसमें ऐसा यूरिन आएगा। इसमें आएगा बिल्कुल लाल कलर का, इसमें रेड यूरिन आएगा। इस पेशेंट में बिल्कुल रात कलर का रेड यूरिन आएगा। और इसके अंदर दो, और ये हमारे पास आईजीए की वजह से होती है, वो आईजीजी की वजह से होती है, ये आईजीए की वजह से होती है। इसमें फेशियल पफिनेस, कोला कलर यूरिन एंड यंग एज में होगा। ये हमारे पास होगा जी, हमारे पास किडनी मैनिफेस्टेशन ऑफ आईजी वास्कुलाइटिस है। इसमें वास्कुलाइटिस सिम्टम्स भी होंगे। इसका हेमोचूरिया प्योरली रेड होगा और ये आईजीए की वजह से होगा। सो और हाइपरटेंसिव मेल have hematuria, सिर्फ हेमाचूरिया है after 2 days of upper respiratory infection. What is the most common diagnosis? इसका आंसर हमारे पास बनेगा आईजीए नेफ्रोपैथी। वो सेटल मैनर फैट मोस्ट बच्चों में होता है, इसमें कोला कलर यूरिन, फेशियल पफिनेस और बाकी साइंस भी आते हैं, इसमें साइंस नहीं आते। नाउ मूविंग ऑन टू कस्टमर 63। कस्टमर 63 में मैंने कल भी आपको बताया था कि हाइपर कैल्सीमिया मोस्ट स्पेसिफिकली सिम्टोमेटिक को ट्रीट करने के लिए हम देते हैं अक्यूट के अंदर क्या देते हैं हमारे पास, नॉर्मल सलाइन प्लस कैल्सिटोनिन, नॉर्मल सलाइन प्लस कैल्सिटोनिन। तो हमारे पास जो है हाइपरकैल्सीमिया को ठीक करने के लिए हम सिम्टोमेटिक पेशेंट को नॉर्मल सलाइन प्लस कैल्सिटोनिन देते हैं। तो इसका हमारे पास आंसर बना हमारे पास फ्लूइड रिप्लेसमेंट, फ्लूइड रिप्लेसमेंट। कस्टमर 64 जो है उसमें गलती है, काइंडली स्किप दैट क्वेश्चन। Now moving on to question number 65. A patient on ATT, a patient on ATT for the last 6 months has presented Ansakara. Ansakara का मतलब ये है कि पेशेंट को है जनरलाइज्ड बॉडी स्वेलिंग, जनरलाइज्ड एडिमा कहते हैं, जनरलाइज्ड एडिमा। पेशेंट को जनरलाइज्ड एडिमा इस कंडीशन को कहते हैं, Ansakara को कहते हैं जनरलाइज्ड एडिमा। ऑन एग्जामिनेशन दे स्प्लिटिंग एडिमा, JVB not raised, blood urine 21, serum creatinine 1.2, left plate is normal, serum calcium 3.9, chest X-ray show bilateral pleural and pericardial effusion, abdominal ultrasound reveal massive ascites. The most likely cause for Ansakara is, Ansakara की जो मोस्ट इंपॉर्टेंट काज जो है वो हमारे पास कौन सी है, नेफ्रोटिक सिंड्रोम। नेफ्रोटिक सिंड्रोम जो हमारे पास है वो Ansakara की मोस्ट कॉमन जो है हमारे पास कॉज है, मोस्ट कॉमन कॉज हमारे पास जो है इसकी नेफ्रोटिक सिंड्रोम है। तो इसका आंसर हमारे पास बना नेफ्रोटिक सिंड्रोम। Question number 66. A progressive autoimmune disorder destroys the adrenal cortex bilaterally in a 50-year-old female patient. Her blood pressure is 85/60 and she has experienced several episodes of hypoglycemia. Her serum electrolyte will most likely show. Adrenal cortex patient का उड़ा है तो patient को क्या हो गया जी, primary adrenal insufficiency, primary adrenal insufficiency, primary adrenal insufficiency। patient को क्या हो गया, primary adrenal
इनसफिशिएंसी। अब देखें आपके पास ये पेशेंट है, उसका एड्रिनल ग्लैंड फेल है, पेशेंट आपके पास कैसे आएगा? पेशेंट आपके पास आएगा वॉमिटिंग के साथ, आएगा आपके पास वॉमिटिंग के साथ, अब्डोमिनल पेन के साथ, वेट लॉस के साथ, वेट लॉस के साथ, पेशेंट आपके पास आएगा ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन के साथ, ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन के साथ, ठीक है। आप पेशेंट का, अगर आप इस केस में अगर आप पेशेंट का बीपी मेजर करें पेशेंट का, तो पेशेंट का आएगा जी लो बीपी, पेशेंट का आएगा लो बीपी। और अगर आप सीरम इलेक्ट्रोलाइट करें, वो आएंगे जी लो सोडियम एंड हाई पोटाशियम। वो क्यों कि इस जो एड्रिनल कॉर्टेक्स है वो हार्मोन प्रोड्यूस करता है, उसे हम कहते हैं एल्डोस्टेरोन ने सोडियम और पोटाशियम को रेगुलेट करना होता है। जब एल्डोस्टेरोन नहीं होगा तो हमारे पास सोडियम कम हो जाएगा, पोटाशियम ज्यादा हो जाएगा। और एक और चीज इसमें स्किन हाइपर पिगमेंटेशन भी होती है, होती है। So a patient that presents with vomiting, abdominal pain, weight loss, skin hyperpigmentation, low blood pressure, orthostatic hypotension, and on serial electro examination there is low sodium, high potassium, your diagnosis will be primary adrenal insufficiency. एडिसन्स डिजीज भी इसे कहते हैं, इसे हम एडिसन डिजीज भी कहते हैं। तो हमारे पास इसका आंसर हमारे पास बना लो सोडियम एंड हाई पोटाशियम। Now moving on to question number 67. A 65-year-old obese lady presented with polyuria, polydysphia, polyphagia. Note these symptoms. These are characteristic of type 2 diabetes mellitus for a few months. Her random blood glucose level is 328 high, HbA1c high. Which of the following is initial laboratory that indicate the beginning of renal complication of this condition? ये याद रखें कि जब भी आपको डायबिटीज स्टार्ट होती है तो शायद आपका जो है ग्लोमेरुलस डैमेज होना शुरू हो जाता है, ग्लोमेरुलर डैमेज स्टार्ट। ये इनिशियली मैंने फर्स्ट कर सकता है माइक्रो एल्ब्यूमिन के साथ। ये हमारे पास ऐसे आता है कि 30 to 30 मिलीग्राम पर ग्राम पर डे जो है ना हमारे पास, ये स्पीड होता है यूरिन के अंदर, डायबिटीज के अंदर। और जो हमारे पास आम से टेस्ट है ना यूरिन डिप्स्टिक, वो डिटेक्ट करते हैं ग्रेटर देन 300 मिलीग्राम पर ग्राम पर डे, क्योंकि वो जो आम टेस्ट है हमारे पास वो डिटेक्ट करते हैं ग्रेटर देन 300 मिलीग्राम पर ग्राम पर डे। तो इस केस को हम कहते हैं माइक्रो एल्बिंजूरिया, क्योंकि ये जो ज्यादा प्रोटीन हो तब जाकर 30 मिलीग्राम बनती है। अगर कम प्रोटीन हो 30 to 300 मिलीग्राम पर ग्राम पर डे की रेंज में हो तो उसको हम कहते हैं माइक्रो एल्बिंजूरिया। और जो डायबिटीज के हमारे पास इनिशियल मैनिफेस्टेशन है, तो इसका हमारे पास बना आंसर अल्फा, माइक्रो एल्बिंजूरिया। क्वेश्चन नंबर 68, क्वेश्चन में गलती है, इसको स्किप कर दें। क्वेश्चन नंबर 69, what will reduce the mortality in congestive cardiac failure? congestive cardiac failure mortality कौन कम करेगा? 3 ड्रग्स हैं, कौन सी? बीटा ब्लॉकर्स, एस आर्ब्स, बीटा ब्लॉकर एस आर्ब्स, और दूसरे स्पाइरोनोलैक्टोन और एप्लरिनोन। Spironolactone, eplerenone, ACE, ARB and beta blockers, they are 3 ऐसे ड्रग्स हैं जो कि CHF की मोर्टेलिटी को कम करती हैं, कौन कौन सी हमारे पास? बीटा ब्लॉकर्स, ACE, ARB और स्पाइरोनोलैक्टोन और एप्लेरिनोन। तो आंसर इसका बना लॉस्टार्टन, जो कि एक आर्ब है, Now moving on to question number 70. In CRF patient there is hyper-THQ-ON. what electrolyte disturbance is this? पोटाशियम, इसको हम कल डिस्कस कर चुके हैं, इसको हम मजीद डिस्कस नहीं करेंगे। Moving on to question number 71. The diuretic that can treat hypercalcemia is that is loop diuretic. इसकी लॉजिक पीछे ये है, इसकी लॉजिक ऐसी है कि इसको याद करने का तरीका मैं आपको बता देता हूँ कि
ये हमारे पास नेफ्रॉन है, नेफ्रॉन के अंदर ये पीसीटी हो गई। ये हमारे पास आगे लूप ऑफ हेनले, ये हमारी आई लूप ऑफ हेनले। ये हमारे पास आई डीसीटी, ये हमारे पास आई आगे कलेक्टिंग डक्ट। इसमें हमारे पास होता है सोडियम क्लोराइड को ट्रांसपोर्टर, इधर होता है हमारे पास सोडियम पोटाशियम टू क्लोराइड को ट्रांसपोर्टर। ये जो ड्रग है यहाँ पर हमारे पास कैल्शियम होता है अब्सॉर्ब, या हमारे पास कैल्शियम होता है सिक्रीट, सॉरी, या हमारे पास कैल्शियम होता है सिक्रीट, या हमारे पास कैल्शियम होता है सिक्रीट, ठीक है। और जहां हमारे पास कैल्शियम होता है एब्जॉर्ब। आप इतना याद रख लें कि जो नीचे है, नीचे असेंडिंग लूप में नीचे, वहां पर होता है सिक्रीशन। जो नीचे वाले जगह है तो नीचे वहां पे सिक्रीशन होती है, जो ऊपर वाली जगह पे होती है एब्जॉर्प्शन। आप इतना याद रख लें कि जो नीचे वाली जगह पे होती है सिक्रीशन और ऊपर वाली जगह पे क्या होती है एब्जॉर्प्शन, और नीचे जगह पे होती है सिक्रीशन। तो लूप डाययूरेटिक को नीचे ऐड करते हैं तो ये कराती है जो है हमारे पास हाइपरकैल्सीमिया ठीक करते हैं। वो कैसे? हाइपरकैल्सीमिया ऐसे ठीक करते हैं कि लूप डाययूरेटिक जो है वो कैल्शियम की सिक्रीशन करवाते हैं, कैल्शियम की सिक्रीशन कराते हैं। इसलिए वो हाइपरकैल्सीमिया को ठीक करते हैं, क्योंकि वो सिक्रीशन कराते हैं कैल्शियम की। और जो हमारे पास है, हमारे पास कैल्शियम को अब्जॉर्प्शन कराते हैं जो थायजाइड डाययूरेटिक्स, थायजाइड डाययूरेटिक्स जो है हमारे पास वो कैल्शियम की अब्जॉर्प्शन कराते हैं। लूप डाययूरेटिक हमारे पास कैल्शियम की सिक्रीशन करवाते हैं। याद करने का तरीका यह है कि सिक्रीशन नीचे होती है, अब्जॉर्प्शन ऊपर होती है। एक चीज याद रखना, सिक्रीशन नीचे होती है और लूप नीचे करते हैं तो लोग क्या कराते हैं कैल्शियम की सिक्रीशन, जिसकी वजह से ठीक ये हमारे पास यूज होते हैं हाइपरकैल्सीमिया में। और थायराइड डाययूरेटिक यूज होते हैं अब्जॉर्प्शन में। इससे हमारे पास जो होते हैं यूरिनरी स्टोन्स में, यूरिनरी स्टोन्स हमारे पास यूज होते हैं थायराइड डाययूरेटिक्स। Now moving on to question number 72. A 13-year-old patient presented with cola color urine periorbital edema. What is the most likely diagnosis? Staph pharyngitis. इसको मैं डिस्कस कर चुका हूं, मजीद इसको मैं डिस्कस नहीं करूंगा। Question number 73. Which therapy is used to minimize the symptom of renal tubular acidosis? Renal tubular acidosis का जो फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट है हमारे पास सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट। रीनल ट्यूबुलर एसिडोसिस का हमारे पास जो फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट है वो हमारे पास है सोडियम बाइकार्बोनेट। तो इसका आंसर बना चार्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 74. In addition of acute renal injury, an indication for initiating hemodialysis is. कल मैंने आपको AEIOU बताया था, जिसमें O था वॉल्यूम ओवरलोड, वॉल्यूम ओवरलोड। इसमें एक ही ऐसा जो है पास है ऑप्शन है वॉल्यूम ओवरलोड हुई है, वो है परसिस्टेंट पल्मोनरी एडेमा डिस्पाइट ड्रग ट्रीटमेंट। तो इसका आंसर हमारे पास क्या बना? चार्ली। क्वेश्चन नंबर 75. सोडियम पोटाशियम और 2 क्लोराइड चैनल आर प्रेजेंट विच पार्ट ऑफ नेफ्रॉन लूप ऑफ हेनले। इसको अभी आपको बता कर आया हूं, तो नो मोर डिस्कशंस ऑन दिस क्वेश्चन। कॉन्ट्राइंडिकेशंस इन रीनल ट्रांसप्लांटेशन, रीनल ट्रांसप्लांटेशन की कौन कौन सी कॉन्ट्राइंडिकेशंस होती हैं, ये नीचे लिखी हुई हैं ऑप्शंस के अंदर, जिसको आपने जो है वो एक तरह से वो रिटन हियर, ये आगे आएंगी, इसको आगे डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखी हुई है। फिलहाल इसका याद रख लें कि दो ऐसी कंडीशन में ट्रांसप्लांट जो है वो नहीं करती। एक होती है मेटास्टेटिक कैंसर, मेटास्टेटिक कैंसर, और दूसरी हमारे पास है सेप्सिस। ये ऐसे दो कंडीशंस हैं जिसमें हम कोई भी ट्रांसप्लांट नहीं करते। इसका आंसर बना मेटास्टेटिक कैंसर। रीनल ट्रांसप्लांटेशन दो ऐसे कंडीशन में ट्रांसप्लांट नहीं करते, हमारे पास है मेटास्टेटिक कैंसर और दूसरी हमारे पास है सेप्सिस। उसका आंसर हमारे पास क्या बना? मेटास्टेटिक कैंसर। Now moving on to question number 77. The cortisol arose from which of the following zone of the adrenal cortex? Adrenal cortex कौन सा जोन से सक्रिय होता है? हमारे पास एड्रिनल कॉर्टेक्स के 3 जोन से, जोना ग्लूमेरुलोसा, जोना ग्लूमेरुलोसा, जोना फेसिकुलेटा, जोना फेसिकुलेटा, जोना रेटिकुलरिस, जोना रेटिकुलरिस। ये हमारे पास 3 जोन्स हैं। ग्लूमेरुलोसा से याद है ग्लूमेरुलस, और ग्लूमेरुलस से याद आता है आपको एल्डोस्टेरोन। क्या याद आता है आपको? एल्डोस्टेरोन।
कॉर्टिसोल से याद आता है, दो सी से याद रख लें, सी फेसिक्यूलाइटिस, फेसिक्यूलाइटिस दो सी है, इसमें से याद रख लें कॉर्टिसोल, इसे याद रख लें आप कॉर्टिसोल। जोनल फेसिक्यूलाइटिस में जो दो सी है उससे याद रख लें कॉर्टिसोल, ग्लूमेरुलस से किडनी, तो ऑटोमेटिक तीसरा क्या सेक्रेट करेगा, एंड्रोजन्स। पहले को आप याद रखें ग्लूमेरुलस, ग्लूमेरुलोसा से वो किससे करेगा, एल्डोस्टेरोन किडनी से। फेसिक्यूलेटर याद रखें, इसमें दो सी हैं, दो सी से याद रखें कॉर्टिसोल, और दूसरा ऑटोमेटिक क्या होगा जी, एंड्रोजन्स। तो इसका आंसर क्या बनेगा, अल्फा। नाउ मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 78, उसमें क्वेश्चन में गलती है, आप इस क्वेश्चन को छोड़ दें। क्वेश्चन नंबर 79, which the following is the common cause of acute renal failure? acute renal failure की मोस्ट कॉमन काज कौन सी है, acute renal failure की मोस्ट कॉमन काज जो है वो ETN है, acute tubular necrosis। acute renal failure की मोस्ट कॉमन काज है acute tubular necrosis। acute renal failure की मोस्ट कॉमन काज कौन सी है, acute tubular necrosis, so answer will be alpha। Question number 80, a 23-year-old woman with a 2-week history of swelling around the eyes and both legs and generalized body swelling. She had a history of chronic constipation and poor diet, but no fever, recent illness or hematuria. Examination revealed bilateral pedal edema and mild ascites. Which of the following is the initial investigation? आप देखें पेशेंट को 2 वीक की हिस्ट्री है स्वेलिंग की अराउंड द आईज एंड बोथ लेग्स एंड जनरलाइज्ड बॉडी स्वेलिंग. She has a history of chronic constipation, poor diet, illness. She has a history of chronic constipation, poor diet, but no fever, recent illness or hematuria. Examination revealed bilateral pedal edema and mild ascites. ठीक है, आपको इस चीज से पता लग रहा है हमारे पास जनरलाइज बॉडी स्वेलिंग ऐसे कौन से केस में होती है नेफ्रोटिक सिंड्रोम में। और नेफ्रोटिक सिंड्रोम का जो हमारे पास फर्स्ट लाइन ऑफ इन्वेस्टिगेशन है वो है 24 आवर यूरिन प्रोटीन, 24 आवर यूरिन प्रोटीन। इस क्वेश्चन में जनरलाइज बॉडी स्वेलिंग है, और जनरलाइज बॉडी स्वेलिंग जो है हमारे पास होती है नेफ्रोटिक सिंड्रोम में। और नेफ्रोटिक सिंड्रोम का जो इन्वेस्टिगेशन चॉइस है हमारे पास है 24 आवर यूरिन प्रोटीन। Now moving on to question number 81. A young child, 3-year-old, is brought with a complaint of frequent vomiting and for 3 days. On examination, there is mild to moderate dehydration. His ABG's profile will show. आप एक बात याद रखें कि माइल्ड डिहाइड्रेशन पर, माइल्ड डिहाइड्रेशन पे होती है मेटाबॉलिक एसिडोसिस, मेटाबॉलिक अल्कलोसिस। स्वीयर डिहाइड्रेशन पर कार्डियक आउटपुट के कम होने की वजह से पेशेंट को होता है लैक्टिक एसिडोसिस, जिसकी वजह से पेशेंट को होती है मेटाबॉलिक एसिडोसिस। एक चीज को याद रख लें आप कि माइल्ड टू मॉडरेट डिहाइड्रेशन के अंदर पेशेंट को होती है मेटाबॉलिक अल्कलोसिस, और स्वीयर डिहाइड्रेशन में कार्डियक लो आउट होने की वजह से पेशेंट को होती है लैक्टिक एसिडोसिस, से पेशेंट को क्या होती है मेटाबॉलिक एसिडोसिस। ओके, सो माइल्ड टू मॉडरेट डिहाइड्रेशन इस कांसेप्ट बना हमारे पास हाई पीएच एंड हाई बाइकार्बोनेट, so answer will be beta. Now moving on to question number 82, which is the most potent stimulator for renin. बेसिकली मैं रेनिन को कैसे डिस्क्राइब करूं आपको कि ये हमारे पास कहते हैं कि नेफ्रॉन है, नेफ्रॉन जा रहा है हमारे पास ट्यूब्यूल्स बनाते हैं, ट्यूब्यूल्स बनाएंगे हमारे पास, ठीक है। ये बनी हमारे पास ल्यूकोफैले के बाद मेरे पास बनी डीसीटी के बाद हमारे पास बनी ये कलेक्टिंग डक्ट। इधर हमारे पास जो है वेसल्स लीक आती हैं, उससे हमारे पास बनता है ये हमारे पास कहते हैं कि मैं अलग कलर से बनाता हूँ, ये हमारे पास वेसल्स लीक आती है, इसको हम कहते हैं हमारे पास मैक्यूला डेंसा। क्यों से हम कहते हैं जुक्स्टाग्लोमेरुलर ऑपरेटर्स। इसका काम क्या होता है, इसका काम ये होता है कि अगर यहाँ से जो आर्टरीज आ रही हैं उसमें से जो वाटर और सोडियम आया है उसको मॉनिटर करना इसका मकसद होता है, इसका जुक्स्टाग्लोमेरुलर ऑपरेटर से मकसद क्या होता है, इसमें जो सोडियम आया है उसको इसने मॉनिटर करना है। जब पेशेंट के पास सोडियम
कम आएगा तो यहाँ से सिक्रेट होगा रेनिन, रेनिन। और जब सोडियम ज्यादा आएगा तो रेनिन की सिक्रेशन क्या हो जाएगी, कम। सोडियम कम होगा तो रेनिन सिक्रेशन बढ़ जाएगी, और सोडियम ज्यादा होगा रेनिन सिक्रेशन क्या हो जाएगी, कम। ये हमारे पास जो है एक्स कह दो कि इसको हम कहते हैं कि हम इसको हम कहते हैं रिसेप्टर है, सेंसरी रिसेप्टर है किस चीज का, सोडियम का। सोडियम का सेंसरी ये रिसेप्टर है किडनी के अंदर, जो कि सोडियम को जज करता है सोडियम कितना है। अगर तो सोडियम कम है तो हमारे पास रेनिन क्या हो जाएगी, सिक्रेशन ज्यादा हो गया। अगर सोडियम ज्यादा है तो रेनिन क्या होगी, कम। तो इसका हमारे पास आंसर बना डिक्रीज सोडियम डिलीवरी टू मैक्यूला डेंसा। आंसर इज बीटा। Question number 183. Which of the following causes increase in extracellular fluid? सब एक चीज हमने पढ़ी थी बेसिक्स के अंदर कि एक हमारे पास कह दो कि सेल है, उसके गिर्द हम हाइपरटोनिक एनवायरनमेंट क्रिएट कर दे तो क्या होगा, पानी क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा। पानी क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा। इससे पेशेंट क्या होगा, पेशेंट का ECF इंक्रीज होगा। सिमिलर वो बात है कि अगर पेशेंट का आप सेल के आगाम ने क्या किया है जी, आपने जो है ना उसका कहते हैं कि हाइपर आपने जो है ना पेशेंट को हाइपरटोनिक जो है ना एनवायरनमेंट उसका बाहर कर दिया है। हाइपरटोनिक एनवायरनमेंट करेंगे तो जो सेल के अंदर जो H2O है, पानी है, वो बाहर आएगा, और बाहर आने से हमारा जो एक्स्ट्रा सेलुलर वॉल्यूम है वो बढ़ जाएगा। तो इसका आंसर हमारे पास क्या बनना जी, हाइपरटोनिक सोल्यूशन। आंसर इज चार्ली। Which the following is used to measure GFR? ऐसे कौन सी चीजें GFR मेजर करने के यूज करते हैं। हमारे पास जो है, हमारे पास क्या है, वो है इन्यूलिन। इन्यूलिन एक ऐसी ड्रग है, इन्यूलिन is used to monitor GFR, is used to monitor GFR. Inulin is used to monitor the GFR. So answer is theta. Which of the following is the absolute contraindication of renal transplantation? मैं इसी की बात कर रहा था कि आगे क्वेश्चन है, इसको मैं डिटेल डिस्कस करता हूँ। अगर आपके पास अनस्टेबल वस्कुलर एनाटमी हो, कि आपके जो पेशेंट की जो एनाटमी है, नॉर्मल एनाटमी, उससे हटकर कोई ऐसी एनाटमी हो जो कि रिनल जो है वो अनसूटेबल हो रिनल ट्रांसप्लांट को जो है ना वो सूटेबल नहीं समझती, उस पोजीशन में हम रिनल ट्रांसप्लांट नहीं करेंगे। उसके बाद अयोर्टो बायफेमल बाईपास और अयोर्टो इलियक स्टेंट ग्राफ्ट। इसका मतलब ये है कि पेशेंट को पेरिफेरल आर्टरी डिजीज थी, उसके बाद पेशेंट का हमारे पास कहते हैं कि हमारे पास कॉमन इलियक आर्टरीज हैं, कॉमन इलियक आर्टरीज हैं, आगे हमारे पास एक्सटर्नल इलियक आर्टरी, इंटरनल इलियक, आगे हमारे पास है फेमरल आर्टरी। इसका यही है, एक्सटर्नल इलियक आर्टरी, इंटरनल इलियक, आगे हमारे पास आगे फेमरल आर्टरी। ऐसा हमारे पास है कि पेरिफेरल आर्टरी डिजीज की वजह से हमारे पास जो है अयोटा से डायरेक्ट फेमरल आर्टरी में दोनों तरफ इधर भी और इधर भी ग्राफ्ट्स लगे हों, या आपके पास ये अयोटा है, यहाँ से हमारे पास जो है वो कॉमन इलियक है, यहाँ से एक्सटर्नल इलियक, ये इंटरनल, ये एक्सटर्नल, ये इंटरनल इलियक आर्टरी, यहाँ तक कोई हमारे पास स्टंट लगा हो यहाँ तक दोनों तरफ, तो इस केस में भी हमारे पास जो है वो हम सर्जरी नहीं कर सकते, अनस्टेबल वस्कुलर एनाटमी नहीं कर सकते, अयोर्टो बायफेमल बाईपास और अयोर्टो इलियक स्टेंट ग्राफ्ट नहीं हम कर सकते। एक सर्कल कैल्सिफिकेशन ऑफ इलियक वेसल्स की सर्कमफरेंशियल कैल्सिफिकेशन की वजह से आप सब हैरान हो रहे होंगे कि हम बार बार इलियक वेसल्स का डिस्कस क्यों कर रहे हैं, क्योंकि जो हमारे पास जो डोनेटेड किडनी उसको हम प्लेस करते हैं पेल्विस के अंदर, डोनेटेड किडनी को हम प्लेस करते हैं पेल्विस के अंदर, उसको हम जोड़ते हैं फिर इलियक वेसल्स के साथ। इसी वजह से हम डिस्कस हमारे पास टॉपिक और डिस्कशन जो है वो इलियक वेसल्स हैं। सर्कमफरेंशियल कैल्सिफिकेशन इलियक, इससे हमारे पास पेशेंट को होती है हार्डनिंग ऑफ आर्टरीज। जब आर्टरीज की हार्डनिंग हो जाए तो उन पे जो है ऑपरेट करना मुश्किल होता है, इसलिए हम इस केसेस में रीनल ट्रांसप्लांट को अवॉइड करते हैं। पहले हमारे पास कंडीशन थी अनस्टेबल वस्कुलर एनाटमी, दूसरी हमारे पास आई बाईपास, तीसरी हमारे पास सर्कमफरेंशियल कैल्सिफिकेशन ऑफ इलियक एनाटमी, चौथी हमारे पास आती है थ्रोम्बोसिस ऑफ इलियक वेन एंड इंफीरियर वेना केवा, और पांचवी कंडीशन आती है ट्यूबरकुलोसिस, इन्वेसिव फंगल इन्फेक्शन, ऑस्टियोमाइलाइटिस, छठी हमारे पास आती है मैलिग्नेंसी, और सातवीं हमारे पास आती है हाइपर ओबेसिटी ग्रेटर देन 50 किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर। ये 7 कॉन्ट्राइंडिकेशंस हैं जो कि हमारी जो है वो रीनल ट्रांसप्लांट जिसमें हमने नहीं करनी, ठीक है।
Now moving on to question number 86. What is the initial treatment of hyperkalemia? Is this calcium gluconate? हम इसको पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, अब इसको मजीद डिस्कस नहीं करेंगे. Moving on to question number 87. A 40-year-old male presents with a constant right lower pain. He has also had a vomiting and fever. Urinalysis with pyuria. What is the diagnosis? मैंने कल भी आपको बताया था कि पेशेंट को फीवर, फ्लैंक पेन और पायूरिया हो, आपने क्या सोचना है? पाइलोनेफ्राइटिस. तो इसका आंसर हमारे पास क्या बना? बीटा, पाइलोनेफ्राइटिस. मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 88. A 28-year-old woman at 16 weeks of gestation comes to offer for a prenatal visit. Her blood pressure is 116/68, pulse is 80 per minute. Urine district reveals no blood or leukocyte, but is positive for protein. There is 1 plus proteinuria. Which of the following is most likely contribution to this patient urinary findings? So, एक चीज है, प्रेगनेंसी के अंदर पेशेंट्स की जो है सिस्टम्स के अंदर होती है मॉडिफिकेशन ऑफ फंक्शनिंग. ठीक है, प्रेगनेंसी के अंदर सिस्टम की जो होती है मॉडिफिकेशन ऑफ फंक्शनिंग. रीनल की ये होती है कि रीनल के अंदर पेशेंट की ब्लड वॉल्यूम ज्यादा होने से इस पेशेंट की जीएफआर बढ़ती है. प्रेगनेंसी के अंदर जहाँ सिस्टम की बाकी मॉडिफिकेशन होती है, रीनल के अंदर ब्लड वॉल्यूम ज्यादा होने की वजह से इसकी जीएफआर क्या होती है? बढ़ती है. जीएफआर बढ़ने की वजह से जीएफआर इंक्रीज होने की वजह से पेशेंट की जो प्रोटीन सिक्रीशन वो इंक्रीज हो जाती है, जिसकी वजह से पेशेंट को प्रोटीन यूरिया स्टार्ट होता है. जीएफआर बढ़ने की वजह से पेशेंट की प्रोटीन सिक्रीशन ज्यादा हो जाती है, जिससे पेशेंट की प्रोटीन यूरिया होता है. और जो प्रोटीन यूरिया है इस कंडीशन में इट इज एब्सोल्युटली नॉर्मल प्रोटीन यूरिया जो है प्रेगनेंसी में होता है. जीएफआर बढ़ने की वजह से प्रोटीन सिक्रीशन ज्यादा होती है, उससे पेशेंट को प्रोटीन यूरिया होता है, उससे पेशेंट को कहते हैं कि ये प्रोटीन यूरिया जो इट इज एब्सोल्युटली नॉर्मल. So the answer will be delta, increase glomerular filtration rate. अभी जो है ना, ये मैं आपको अभी नेक्स्ट फ्यू मिनट्स में एक नई मीटिंग का लिंक शेयर करता हूं. तब तक ये मीटिंग जो है हम दोबारा कंटिन्यू करते हैं. मैं अभी आपको नेक्स्ट